नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान, कहा 2047 तक 75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। रायपुर में होगी एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक। एबीवीपी की 3 दिवसीय बैठक 29 मई से शुरू। नरवा गरवा योजना पर सियासी संग्राम, बीजेपी विधायक ने पूर्व सीएम को घेरा। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई अहम बातें मीडिया से साझा की। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक में उन्होंने विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। इसमें 2047 तक छत्तीसगढ़ को 75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि T3 मॉडल के आधार पर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव रखी जाएगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की जमकर सराहना हुई। उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें राज्य के बीच अच्छे कार्यों और नवाचारों को साझा किया गया। इस बैठक में उन्होंने बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम के सफल आयोजन की भी जानकारी दी और बस्तर क्षेत्र को विकास से जोड़ने की भी बात रखी। दिल्ली दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ को 1650 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें मेदांता हॉस्पिटल सहित कई कंपनियों के प्रस्ताव शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य को बड़ा फायदा होगा। डॉक्यूमेंट जो अपना प्रदेश का है उसको रखा और विजन डॉक्यूमेंट में जो स्पष्ट कार्य योजना है उसको रखा और 2047 तक छत्तीसगढ़ को 75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाना हमारा लक्ष्य है। और इसमें 3T मॉडल, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों को आधार मानते हुए आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव रखने का काम करेंगे। और इस बैठक में हमारे जो विकास के मॉडल हैं छत्तीसगढ़ के, उसके सबने तारीफ की। और इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई तो उन्होंने जो नक्सल ऑपरेशन हमारे छत्तीसगढ़ में हुए हैं उसकी सफलता की भी उन्होंने हमको बधाई दी और ये निश्चित रूप से उनका छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम को दर्शाता है। और दूसरे दिन मुख्यमंत्री परिषद का बैठक हुआ जिसमें जो एनडीए शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका बैठक संपन्न हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक आगामी 29 से लेकर 31 मई तक रायपुर में आयोजित की जाएगी। ये महत्वपूर्ण बैठक रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम सभागार में होगी। बैठक से एक दिन पहले यानी 28 मई को विद्यार्थी परिषद की विभिन्न गतिविधियों और आयामों पर बैठक करेंगे, जिसमें 250 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों से 478 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक में शिक्षा, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा, वैश्विक भारत जैसे मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी परिषद की आगामी कार्य योजना तैयार करना और राष्ट्रीय छात्र युवा नीति में प्रभावी हस्तक्षेप करना है। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय के अंदर संपन्न होने वाली है। वैसे हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक है वो 29, 30, 31 को है, परंतु हमारी केंद्रीय कार्य समिति बैठक, CWC बैठक और आयाम बैठक, विद्यार्थी परिषद के विभिन्न आयाम जो राष्ट्र देश भर में कार्य कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनकी बैठक 28 तारीख। तो ऐसे 27 और 28 को 2 दिवसीय बैठक, फिर 29, 30, 31 को 3 दिवसीय बैठक, जो कि NEC राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक होने वाली है। ऐसी 5 दिन लगातार हमारी विभिन्न बैठकों का दौर चलने वाला है इस रायपुर शहर में। और जैसे कि आपको बताया गया है कि इस बैठक में कई नवाचार और कई विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें ऐसे हुए हैं। तो अभी जैसे 27 कल 26 है, 26 से हमारी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें देश भर के कुछ हमारे चुनिंदा कार्यकर्ता, लगभग 70 प्लस कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता होते हैं जो उसमें बैठने वाले हैं। 27 इवनिंग को हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक के निमित्त हमने जो प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रदर्शनी जो होती है, उसका उद्घाटन कार्यक्रम रखा है, जो कि एक अनौपचारिक कार्यक्रम है। बात करना परिषद के, इसमें एक अच्छा नवाचार है
किंतु इतना ही नहीं, हम लोग इस बार स्वदेशी वस्तुओं का आग्रह ये आज के युवाओं में अधिकतम बढ़े, इसलिए जितनी भी किट है साबुन से लेकर छोटी से छोटी चीजों का हमने इसमें स्वदेशी चीजों का उपयोग किया है। इतना ही नहीं, हमारे देश भर के आने वाले प्रतिनिधियों को इस बार हमने प्लास्टिक का कोई बैग नहीं दिया है। इसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के पूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने जूट के बैग उन प्रतिनिधि को दिए हैं। छत्तीसगढ़ में नरवा गरवा योजना को लेकर सियासत अब एक बार फिर से गर्मा गई। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने इस योजना के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सीधा हमला बोला है। चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के पास केवल भ्रष्टाचार का मॉडल था, जहां घोटाले की गुंजाइश दिखती थी, वही योजनाएं अब शुरू कर दी जाती हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भूपेश बघेल के पास कोई भी ठोस विकास मॉडल ही नहीं था। जो काम कर देते थे उसी को मॉडल का नाम दे देते थे। नरवा गरवा योजना को लेकर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और तूल पकड़ सकता है। पहली बात तो करप्शन के छोड़ कांग्रेस के पास कोई मॉडल नहीं था। जहाँ पे भी करप्शन की संभावनाएं दिखती थी और जो काम करते थे उसको वो विकास का मॉडल कहते थे भूपेश बघेल जी। तो इसलिए उनके पास किसी भी तरह का कोई मॉडल नहीं। जिस जगह जिस काम का वो उल्लेख करे वहाँ पे सिर्फ करप्शन दिखेगा। शहर के कई स्पा सेंटरों में पुलिस ने एक साथ सरप्राइज दबिश दी। इस कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटरों में काम कर रही युवतियों की डिटेल लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने चारों दिशाओं में अलग अलग टीमों का गठन किया, जिसमें सीएसपी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी इस अभियान में मौजूद रही। कई स्थानों पर आपत्तिजनक सामान मिलने के बाद संचालकों को मौके पर हिरासत में लिया गया। पुलिस की इस मामले में कड़ी अभी कार्रवाई की है और इस मामले में जांच जारी है। राजधानी रायपुर में पुलिस ने हाल ही में हुए गंभीर मामले में बाउंसर गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों का जुलूस निकाला है। जय स्तंभ चौक से कोर्ट तक पुलिस ने इन आरोपियों को सार्वजनिक रूप से घुमाया, जिससे साफ संदेश दिया गया कि कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इन बाउंसर्स ने राज्य के सबसे बड़े मेकाहारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सरकारी अस्पताल में कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ मारपीट की थी और खुलेआम बंदूक दिखाकर गोली मारने की धमकी दी थी। इस घटना के बाद पत्रकार संगठनों और जनता में भारी आक्रोश फैल गया था। पुलिस की इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। रायपुर एसपी ने भी कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गरियाबंद से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर सुरसा बांधा गांव में 18 साल की योगिता सोनवानी की मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि योगिता मानसिक रूप से बीमार थी, लेकिन इलाज के नाम पर उसे 3 महीने तक एक ऐसे घर में रखा गया जहां ना तो डॉक्टर था और ना ही दवा, सिर्फ प्रार्थना होती थी। डर फैलाया जाता था और हर रोज धर्म बदलने को लेकर दबाव डाला जाता था। योगिता की मां बताती है कि गांव की कुछ महिलाओं ने एक महिला के बारे में बताया जो प्रार्थना से इलाज करने की दवा देती थी और वहीं योगिता को रखा गया। वहां हर दिन उसे परेशान किया गया, कभी गर्म पानी डाला गया और लगातार कहा गया कि ईसा मसीह में आ जाओ तभी शैतान निकलेगा। योगिता की हालत बिगड़ती गई, लेकिन मां डर के मारे बाहर इलाज के लिए नहीं ले जा सकी। 22 मई को योगिता की मौत हो गई। पोस्टमार्टम में सामने आया कि उसकी छाती की हड्डी टूटी थी और शरीर से खून बाहर था, जिसके बाद उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। ये सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश की कहानी है। गांव में सब जानते थे कि उस घर में आखिर क्या हो रहा, लेकिन कोई नहीं बोला। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां और भी लड़कियां को भी ऐसे ही रखा गया है। यही योगिता मेरी बेटी है, वो जो डेथ हुई है वो, तो उसका इलाज चल रही थी वहाँ तेली बांधा के मेंटले वाला में। तो फिर हम लोग के पास पैसा भी ख़त्म हो गया, घर वर बिक गया, इलाज पानी में उसका पापा का भी डेथ हो गया। तो फिर हम लोग गांव आ गए, तो मायके में तो मेरे भाई लोग उसका इलाज वहाँ जिला अस्पताल में कराए। कहाँ के? महासमुंद के। तो फिर मैं काम में जाती थी कि मेरी बेटी को कुछ खाने पीने के तो चाहिए, कितना दिन तक मेरे भाई लोगों के पास में मांगते रहूँगी उसको। तो फिर कोई बताने लगे कि वहाँ इलाज पानी होते कि अच्छा से हो जाही आयुर्वेदिक वाला, तो वहीं ले जा, ऐसे बोली। तो फिर मैं वहीं लाया। तो वहाँ कहाँ आयुर्वेदिक वाला दवाई, वहाँ कहाँ लाया थे आप? हल्का सा यह था और बाकी सब चीज़ ठीक था उसका। तो इलाज कराने के लिए अपना 3 महीना हो गया, ये
सुरसा बांधा में कोई गांव है, गांव सुरसा बांधा है, मतलब वहीं पारा में ले गए वहाँ इलाज करवाने के लिए। उस जगह में तो कुछ नहीं है सर, अकेला घर है, एक दो और है बस। अस्पताल है वो? कुछ नहीं है। तो कौन इलाज करता है वहाँ? वो एक लेडी सब इलाज करता है। क्या करते हैं डॉक्टर? डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं है, वो है जो है वो ये सरसों तेल से गरम तेल से मालिश करते थे, पैर में फूलते थे और भूत पर डर जाए, किसी को बताओगे भूत पर घर लेगा, वो कुछ को मत बताना, मोबाइल नहीं लगाना, ना किसी का जाना, ऐसे करके बोल रहे सर। अब मेरे को 2 बजे कल पता चला। इसके 60 PM में इसके फेफड़ा मतलब रीप से दायां साइड के रीप से 3 रीप से टूटे हुए थे और उसके फेफड़ा में उसके सूजन होने के कारण से उसे फट जाने से खून जमा हो जाने के कारण से हेमोनेफ्रोटिक के कारण से डेथ हो गई। अगली खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है, जहां पर डीजल से भरी एक टैंकर नेशनल हाईवे 43 पर पलट गई और देखते ही देखते उसमें भीषण आग लग गई। हादसा लमगांव के पास हुआ, जब रायगढ़ की ओर से जा रही टैंकर के चालक ने एक बाइक को बचाने की कोशिश की और वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर पलटते ही उसमें जबरदस्त धमाके के साथ आग लग गई और कुछ ही मिनटों में पूरा टैंकर जलकर खाक हो गया। धुएं का गुबार इतना दूर तक फैला कि उसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। गनीमत रही कि चालक और हेल्पर समय रहते वाहन से कूदकर बाहर निकल गया और उन्होंने अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य में जुट गई। घटना के कारण हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। हादसे में भले ही कोई जनहानि नहीं हुई हो, लेकिन टैंकर में लदा सारा डीजल और वाहन पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई कर रही है और पता लगा रही है कि आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। जय हिंद।